cope up with their mental health issues or actually help them cope the struggles they were suffering. As this pandemic situation has been full of cities and instability, today we are gonna talk to them, and I hope because of their experiences and their life stories, we'll be able to take something away from their lives and grow more and more. So I would like to start with Jed. He will be in conversation with Insha Khan. So I would like to welcome Siddharth and Insha. Hello viewers, welcome to the first segment of the personal narratives that is मन की दास्तान। तो आज हम सुनेंगे मिस्टर सिद्धार्थ जैन के मन की दास्तान। Mr. Siddharth Jain is a professional anchor, an RJ, a poet and a freelancer. Hello Over to everyone. you, sir. Everyone's doing good. Hi Insha. Hello. How are you? Thank you for that wonderful introduction. And I'm glad to be a part of such an incredible marathon and unique event. So yes, जैसा कि इंशा ने बताया कि आज हम सुनेंगे मन की दास्तां और मैं इंशा आपको और सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इस कहानी में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। मतलब रफली 2013-14 की ये बात है when I was in my 9th and 10th standard. स्कूल फेज एक ऐसा फेज रहता है जहाँ पे हम सब मेमोरीज बनाते हैं, हम सब फिल्मों में देखते हैं कि लाइफ टाइम मेमोरीज, लाइफ टाइम फ्रेंड्स स्कूल में बनते हैं। इट इज कॉल्ड एज द गोल्डन फेज ऑफ योर लाइफ। बट मेरे लिए सिचुएशन थोड़ी अलग थी एंड इट वाज, कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी नॉर्म्स, द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। एंड वही मेरे मन की बात है जो मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैं किस तरह का स्टूडेंट था। आई वॉज एन एक्सट्रीमली स्टूपिड स्टूडेंट। ऑब्वियसली बात है इंशा, हम सब जब एक टीनेज वाले एज में एंटर होते हैं तो कुछ लोग थोड़े स्टूपिड ज्यादा रहते हैं, कुछ में अकल जल्दी आ जाती है, कुछ में बाद में आती है। सो आई वाज वन ऑफ दो जिनमें बहुत बाद में अकल आई थी। एंड 9th-10th में आई वाज, कह सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टूपिड था। एट द सेम टाइम आई वाज नॉट एट ऑल स्टूडियस। नाउ आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड एंड ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छा नहीं करते तो पेरेंट्स को लगता है कि अगर इसका पढ़ाई में कुछ नहीं हुआ तो इसका कहीं और कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं, मतलब इट्स नॉट वो आउट ऑफ कंसर्न, पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार इसको पढ़ाई में तो अच्छा कर लेना चाहिए ताकि इसका जॉब वगैरह फ्यूचर अच्छा सिक्योर हो जाए। तो अब मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं ध्यान नहीं देता था। पेरेंट्स उस वजह से थोड़े स्ट्रिक्ट थे तो मैं शैतानियां ज्यादा करता था। दिस इज अ फैक्ट कि जो घर में स्ट्रिक्टनेस ज्यादा रही है, बच्चे वहां पे ज्यादा शैतानियां करते हैं। तो इट वाज कंप्लीटली अ chaos। मेरे टीचर्स अनफॉर्चुनेटली मुझे ज्यादा सपोर्ट नहीं किया करते थे। उन्हें लगता था कि इसको कुछ समझ में आने नहीं वाला। ऐसी चीजें होती थी कि वो क्लास में बुलाते थे, खड़ा करवाते थे, क्वेश्चन पूछते थे। मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता था, उन्हें पता है कि सवाल नहीं बनता इससे, तब भी वो पूछते थे पूरे, और फिर आंसर नहीं दे पाने पर पूरे क्लास के सामने थोड़ा अशेम्ड फील होता था। तो ये सब चीजें होती थी। तो इस वजह से मुझे काफी प्रेशर बिल्डअप हुआ, टीचर्स का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शर्मा जी का बेटा 90% ला रहा है तो तुम क्यों नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं वो एक कंपैरिजन जब आप किया जाता है आपके दोस्तों के बीच, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे। तो 9-10 में सिचुएशन ये हो गई थी कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया था। मैं कई बार स्कूल जाने की जगह अपने घर के आसपास के गार्डन चले जाया करता था, क्योंकि मुझे स्कूल जाने का मन नहीं होता था। पता था कि स्कूल जाएंगे टीचर डांटेगी, अपन रोते हुए वापस आएंगे, घर पे भी टॉन्ट सुनने मिलेंगे, फिर रोते हुए सो जाएंगे। सो ये चीजें होती थी। एंड उसके बाद सेकेंड चीज आती है बुलिंग। कई बार क्या होता है यार, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ इंशा, कि हमको एक हीलिंग कम्युनिटी बनना चाहिए। मैं पहले भी जब अपनी स्टोरी एक दो दफा शेयर करी है तो वहां भी मैंने ये बोला है कि हमें हीलिंग कम्युनिटी का कंसेप्ट सामने लाना चाहिए, सो दैट अगर आप किसी चीज से सफर कर रहे हो या मैं किसी चीज से सफर कर रहा हूँ तो एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, मे बी एज अ स्ट्रेंजर, और मे बी समझ जिससे हम बस कनेक्टेड हों, भले ही बात नहीं होती हो, बट स्टिल हम इतने केयरिंग बने, इतने सेंसिबल बने कि हम एक बार उस इंसान से जाके पूछे कि आर यू ओके, आर यू फाइन, इज एवरीथिंग गोइंग गुड, है ना। तो एक ये कंसेप्ट सोसाइटी में मिसिंग है। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, वो कई बार ये करते थे
कि जैसे हमारी छुट्टी होती है, आई बिलोंग टू अ कॉन्वेंट स्कूल, एंड कॉन्वेंट स्कूल में 1:45 छुट्टी होने के बाद प्रेयर होती है हमेशा। तो 1:45 से 2 बजे तक 15 मिनट का प्रेयर स्लॉट रहता था, एंड वहां पे सारे टीचर्स अपने स्टाफ रूम में वापस चले जाते थे, और मतलब क्लास में बस बच्चे और हम लोग रह जाते थे, नो कैमराज, नथिंग एट ऑल। तो देयर वर सम बॉयज इन माय क्लास, सम क्या लगभग सारे ही बॉयज, दे यूज्ड टू गैंग मी अप, मेरे वो आसपास इकट्ठा हो जाते थे, and they used to make fun of me on my choices, on my looks, on my body size, shape, and everything possible. And you know, उस वजह से मेरी काफी लड़ाइयां भी हुई, मैं बहुत परेशान हो जाता था। यही सेम चीज मेरे स्कूल बस में भी कंटिन्यू होती थी। स्कूल बस में भी 3 क्लासमेट्स थे, वो भी ऐसा ही किया करते थे। एंड यू नो, ये बात भले ही शायद बिलीव नहीं होगी, बट कोई भी टीचर उस चीज को सीरियसली नहीं लेता था। I can tell you The this. role of the teacher here is really important. अगर like teachers का interference नहीं है तो these things continue and they affect your whole thing. Yeah. Absolutely, इंशा। और हालांकि एक टीचर जरूर थे, उनका नाम मिस्टर विशाल श्रीवास्तव था। ही वॉज वन सच जो मुझे सपोर्ट किया करते थे, बट वो हमारे सब्जेक्ट टीचर नहीं थे। सब्जेक्ट टीचर बाकी टीचर्स थे जिनसे रोज इंटरेक्शन होता था, तो यू नो इट वॉज नॉट अ गुड साइट एट ऑल। तो ऑल दीज थिंग्स लेड मी इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एंड आई वुड डेफिनेटली कॉल इट डिप्रेशन, बिकॉज जब आप हर रात को सोने से पहले रो और आपको सुसाइडल थॉट्स आए और आपकी हालत ऐसी हो जाए कि आप बता ना पाओ किसी को, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस फेज के लिए। तो मेरे साथ ऐसी चीजें हुई, जो सपोर्ट मुझे फैमिली से चाहिए था, कहीं ना कहीं मैं फैमिली के एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जो मेरे मॉम डैड है, मेरे सिबलिंग्स हैं, जितना उनको मुझसे कनेक्ट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, वो बस पढ़ाई पढ़ाई पे लगे रहते थे। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। एंड आई रिमेम्बर एक बार मैं घर छोड़ के भी भागने की कोशिश किया था। दैट वाज एक्सट्रीमली स्टूपिड ऑफ मी, बट आई हैव ट्राइड दिस। एंड मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको अपना माइंडसेट समझा सकूं कि उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे बस सब चीज छोड़ के फ्री होना था। मैं इतना परेशान हो गया था कि अब मुझे नहीं स्कूल जाना, ना मुझे घर पे रहना है, ना मुझे किसी से बात करनी है, मुझे बस कहीं पे अकेले जाके इन सबसे दूर भगना है। एंड लिटरली मैंने ट्राई किया था कि मैं स्कूल के नाम पे मैंने बोल दिया था कि स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, और मैं अपने बैग में कुछ कपड़े रख के, मैं स्कूटी मिलने लगी थी तब तक, आई थिंक 9th या 10th क्लास की बात है, तो मैं स्कूटी लेके निकल पड़ा था कहीं ना कहीं। थैंकफुली आई रिटर्न होम बाय आफ्टरनून, मुझ में अकल आ गई थी रास्ते में जाते जाते। एंड ऐसे पॉइंट्स होते जब आपको समझ में आता है कि रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, कि अगर आप अपनी लाइफ अगर खो दोगे तो क्या हो जाएगा। ये रियलाइजेशन मुझे तब हुआ बिकॉज आई वाज मैं किसी रोड पे जा रहा था, रोते रोते मैं गाड़ी चला रहा था, एंड इन अ मैटर ऑफ 2 सेकेंड्स सामने से एक ट्रक आया, एंड हार्डली 2 इंच का डिफरेंस रहा होगा, मैं उस ट्रक से ठुकते ठुकते बचा था। दिस वाज आई थिंक ऑन द होशंगाबाद रोड हाईवे। एंड जैसे ही ये ठुकते ठुकते मैं बचा, मैंने साइड में गाड़ी रोकी, एंड मैंने खुद से पूछा कि सिद्धार्थ तू क्या कर रहा है। एंड आई रियलाइज किया, नो आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन, मुझे वापस जाना पड़ेगा, देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन। और फिर मैं गाड़ी मैंने वापस मोड़ी, और फिर मैं दोपहर तक वापस घर पहुंचा। मुझे टेंशन इस बात की कि मैं घर के डाइनिंग टेबल पे नोट छोड़ के आया था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे डर ये था यार अगर वो किसी ने पढ़ लिया तो अब क्या होगा। बट जब मैं वापस लौटा तो उस पे नमक की डिब्बी रखी हुई थी, उसे किसी ने उठा के नहीं पढ़ा था, तो मैंने उठा के रात में जला दिया था। तो यू सी, मतलब हम लोग को फिल्मों में देख के लगता है कि यार ये हमारा नोट उठा लेंगे, बट वो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल पेपर लाइंग डाउन ऑन माय डाइनिंग टेबल, तो किसी ने उसे देखा भी नहीं। सो दीज वर द थिंग्स दैट मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी कि ऐसी सिचुएशन थी उस समय। नाउ लेट मी टेल यू कि चेंज कहाँ पे आया, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट। Yeah. Yes, and I believe turning point was 10th boards। एक तो बताया, मैं सही में सोचता हूँ कि अगर ये हाइपोथेटिकल है, बट मेरा मानना है अगर मैं बड़े होके थोड़ा पावरफुल बना और अच्छी पावर्स आई, मैं बोर्ड्स का सिस्टम सबसे पहले बंद करवाऊंगा। बिकॉज यार बोर्ड्स में जितने बच्चों की लाइफ है ना, क्योंकि मैंने देख चुका है यार, आई थिंक ये 9th 10th में जितना मेरे साथ पढ़ाई
स्टडीज के प्रेशर को लेकर नाटक हुआ, वो 10th बोर्ड के रिजल्ट के लिए हुआ, एंड वो आज की डेट में कहीं मैटर नहीं करता। मुझसे किसी एक इंटरव्यू में किसी ने नहीं पूछा कि आपका 10th बोर्ड में रिजल्ट क्या था, 12th बोर्ड में रिजल्ट क्या था। सो कहीं ना कहीं जब मेरे 10th बोर्ड का रिजल्ट आया, I was able to score 65%, which was like 95 for me. बट मेरे घर वालों को, मेरे टीचर्स को, सबको लगा था कि ये फेल हो जाएगा, क्लियर नहीं कर पाएगा। रिजल्ट आने से पहले मेरे मुंह पे, मेरे माथे पर ये थोप दिया गया था कि यू आर गोइंग टू बी फेल इन बोर्ड्स। एंड मुझे पहले ही ब्लैक शिप का टाइटल मिल चुका था अपनी फैमिली में, टीचर्स के द्वारा ये टाइटल दिया गया था। उन्होंने कहा था कि बाकी सब बच्चे पास हो जाएंगे, तू पास नहीं होगा, ऐसा करके। तो बट आई वॉज लाइक क्वाइट कॉन्फिडेंट। I scored 65%. I was on the top of the world, and I was like, I proved everyone wrong. And I remember कि वो result के बाद there was a realization from within, जो आपको है ना खुद की आवाज सुनाई देती है कानों में। And कहीं ना कहीं उसके बाद मुझे पता चला कि I said it to myself कि सिद्धार्थ, one thing is clear, कि पढ़ाई में तेरा कुछ होना नहीं है। बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई, मुझे चीजें याद नहीं रहती, लंबे लंबे आंसर्स याद नहीं रहते, फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, पढ़ाई में कुछ नहीं होना। सो आई हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स। एंड सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि यार मैं स्पीकिंग में थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। बिकॉज जब आप प्यूबर्टी में रहते हो तो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। उस समय मेरी वॉइस में कुछ चेंजेस आए। पहले मेरी वॉइस बहुत बच्चों जैसी थी, बट 10th में सडनली वो थोड़े बड़ों जैसी हुई। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि यार तुम्हारी आवाज अच्छी है, व्हाई डोंट यू ट्राई स्पीकिंग। एंड मैं बहुत कतराता था बोलने से, अभी भी कतराता हूँ, और उस टाइम भी बहुत ज्यादा डर था, बिकॉज आई एम नॉट अ बोर्न स्पीकर। यू सी किड्स अराउंड जो बचपन से इतने हुए आते हैं, दे आर बोर्न विनर्स, बोर्न टैलेंटेड पीपल, गॉड गिफ्टेड जिन्हें हम बोलते हैं। तो मेरा केस उनसे अलग था, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं थे। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि 19 में इतना बुली भी हुआ मैं, कि आई वाज नथिंग एट ऑल। तो फिर उसके बाद मैंने स्पीकिंग स्टार्ट करी। मैं स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता था स्कूल के, एंड वहां पे भी आई डिड नॉट परफॉर्म वेल इनिशियली। मैं जाके चुप रह के अपनी बेइज्जती करवा के आता था। बट वन थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ, कि मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया। मैंने सोचा अगर अभी मेरी परफॉर्मेंस बेकार है, यस इंशा, the first step is the main thing. You just need to take the first step, and that's it. Absolutely, rightly said. तो मैंने वो यही सोच के मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, और फर्स्ट के बाद सेकंड 10 ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसमें मैं इनिशियली बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। बट यस, मैंने गिव अप नहीं किया, मैं कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेता रहा। एंड लगभग मुझे 1 साल लगा, जो मेरा 11th क्लास था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत लिखना भी चालू किया था। वो कहते हैं ना, जब आपकी शिकायतें सुनने के लिए कुछ नहीं होता तो आप लिखना चालू कर ही देते हो, ताकि आप खुद को वो चीज सुना दो। तो वैसे मैंने लिखना चालू किया था 11th में। वो मुझे फिर पता चला कि 1 साल बाद कि उसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। एंड जब मैं 12th में आया, मैंने इन सब स्पीकिंग और राइटिंग के बारे में थोड़ा सर्च किया, एंड आई रियलाइज्ड कि अब मेरा एक न्यू फेज स्टार्ट हुआ है लाइफ का आफ्टर 10th। सो आई वर्कड ऑन सम स्किल्स, और फिर मेरी प्रिंसिपल जो थी स्कूल की, शी रिकग्नाइज्ड माय चेंजेस, एंड शी हैड गिवन मी अ चांस टू बी द कैप्टन ऑफ द स्कूल। उन्होंने नॉमिनेशन में मुझे खड़ा किया, इलेक्शंस हुआ, एंड 10th के बाद मैंने रियलाइज किया कि यार आपके आसपास के लोग अगर आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी द वन जो खुद की हेल्प करे। अगर कोई आपको हाथ नहीं दे रहा तो खुद का हाथ पकड़ो और खुद को उठा लो। दैट्स व्हाट आई हैड इन माइंड। तो मैंने अपने जो कैप्टनशिप के लिए कैनवेसिंग करी थी, हम वो क्लास में जाके बताते हैं कि मैं कैप्टन के लिए खड़ा हूं, मुझे वोट दो। आई डिड दैट अलोन। मैंने अकेले वो कैनवेसिंग करी, मेरे साथ एक बंदा भी नहीं आया था, बिकॉज ऑल दीज पीपल वर एक्सट्रीमली इनटॉलरेंट ऑफ माई कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट। तो वो उनका सेम एटीट्यूड था कि ज्यादा बात नहीं करते, इग्नोर करते थे, एंड मैंने फिर बॉदर नहीं किया। तो मैंने अकेले कैनवेसिंग करी, थैंकफुली मैं इलेक्शन जीता, मैं अपने स्कूल का प्रेसिडेंट बना, स्कूल का कैप्टन बना। और उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग द माइक, एंड वहां से मुझे एंकरिंग का आइडिया आया, एंकरिंग के लिए इंटरेस्ट आया। रोज स्कूल के माइक पे असेंबली स्टार्ट करना, इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे वोट ऑफ थैंक्स या एंकरिंग करना। एंड उसके बाद से बस जर्नी चलती गई। कॉलेज में मैंने भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन लिया। वहां पे एक कैंपस रेडियो है, BSS Rhythm, so it's an international online radio. So that's a radio for the students of college to develop skills such as speaking skills, script writing, RJing, VJing and that sort of things. तो जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर फादर जॉन पीजे,
उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू में मुझसे कहा कि सिद्धार्थ, यू हैव अ गुड वॉइस, तुम रिदम में एक बार ऑडिशन जरूर देना। तो मुझे उसके पहले पता नहीं था कि रिदम होता क्या है। मैंने ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड, एंड फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखना चालू करी, मैंने शोज करना चालू किए। वहां पे मैंने स्टूडियो में ऑन एयर शोज करे, उसके बाद हमें स्टेज शोज का मौका मिला, स्टेज शोज किए कॉलेज के लिए। कॉलेज के जो फ्रेशर्स होते हैं बीएसएस कॉलेज में, इट्स यू नो बीएसएस इज नोन फॉर ग्रैंड इवेंट्स, तो इवेंट्स होते रहते हैं, वहां से स्टेज इवेंट्स किए। एंड देन मैंने सोचा कि यार अगर मैं अपने कॉलेज की ऑडियंस को संभाल सकता हूँ, मतलब जो यार 18 से 19 वाले बच्चे रहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुराफाती रहते हैं। एंड जब आपके सामने 1000 फ्रेशर्स पूरे ऑडिटोरियम में खुला छोड़ दिया जाए और आपको बोला जाए कि जाके इन्हें संभालो आधे घंटे के लिए, सो यू नो ऐसे मोमेंट्स में आप एंकरिंग या स्किल्स सीखते हो रियल लाइफ मोमेंट्स में। तो ये सब चीजें करी एंड देन आई रियलाइज कि यार अगर मैं यहाँ कर सकता हूँ तो मैं बाहर भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर बाहर शोज करना स्टार्ट किए, मैंने स्टेटस लगाना चालू किया धीरे धीरे कि यार अगर बाहर किसी को एनीवन नीड्स अ होस्ट, आई एम देयर, कॉल मी अप वगैरह वगैरह। धीरे धीरे इवेंट्स मिलना चालू हुए, जो लोग ऑलरेडी थे उनके सपोर्ट से लोगों कनेक्शन बने, नेटवर्क बने, लोगों ने काम देखा, रिकग्नाइज किया। इसी दौरान मैंने पोइट्री स्टार्ट करी, जो मैं 11th-12th में लिखा करता था। 12th में आते आते थोड़ा पॉलिश हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड विद स्लैम पोइट्री। और फिर खुशी की बात ये रही कि कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में छोटी छोटी कोशिशों के बाद जब सेकेंड ईयर में मैंने कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई किया, मैंने बड़े लेवल्स पे अप्लाई किया। तो thankfully, luckily, I was recognized by national level, authorities, national level competitions, national level groups. तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, पोइट्री इज समथिंग दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड अलॉन्ग विद एंकरिंग। उसके बाद बाहर के शोज मिलना चालू हुए, जिम कॉर्बेट, गोवा, दिल्ली, एंड भोपाल में लगभग जहां मौका मिला मैंने भोपाल में भी लगभग सारे स्पॉट्स पे कवर करने की कोशिश करी। एंड मैंने उसके बाद मुड़ के देखा नहीं। जब से मैंने कॉलेज शुरू किया, जब से मेरी 11th शुरू हुई, मैंने मुड़ के देखा नहीं। एंड टुडे ऑल्सो आई जस्ट आस्क पीपल कि इफ यू कम अक्रॉस अ पर्सन जिसको क्लास में सब इग्नोर कर रहे हैं, जिसको कोई भी भाव नहीं दे रहा, कोई भी केयर नहीं कर रहा है, जिसको कोई भी पूछ नहीं रहा, एवरीवनस लाइक ही इज अ ब्लैक शीप, ही इज अ स्टूपिड पर्सन, इसका कुछ नहीं होगा लाइफ में, बी अ हेल्पिंग हैंड टू दैट पर्सन। मैं सबको यही बोलता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग इंस्पायर्ड और गेटिंग मोटिवेटेड, इट्स सिंपली अबाउट, बिकॉज इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत बड़े वर्ड्स हो जाते हैं, बट इट्स सिंपली अबाउट हेल्पिंग समवन। अ हेल्प इज अ वेरी स्मॉल एक्ट जो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई आस्क पीपल कि अगर आपको कोई ऐसा सिद्धार्थ जैन दिखे आपकी क्लास में, आपकी कॉलोनी में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके कजिन्स में, सिबलिंग्स में, रिलेटिव्स में, make sure you lend a hand to that person, make sure you become a part of life of that person, so that उस इंसान को घर से भागने की या बुलिंग की या फिर ऐसे रोने की हालत का सामना ना करना पड़े। तो सर, आप जो जो बच्चे हैं जिनको ये फीलिंग्स आती हैं कि मैं घर से भाग जाऊं, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आप उनको कुछ ऐसा टिप देना चाहें, कुछ मैसेज उनके लिए प्लीज? यार आई वुड जस्ट से डू नॉट डू इट, बिकॉज आई वाज लकी इनफ कि मैंने ये सब जैसे मैं बताया, मैं भाग गया था, भाग के कुछ भी हो सकता था मेरा एक्सीडेंट हो जाता, हो सकता है मुझे कोई किडनैप कर लेता हो, एनीथिंग कुड हैव गॉन रॉन्ग। सो प्लीज डोंट डू दैट, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। आई वाज लकी इनफ कि मैं बच गया, बट आई डोंट नो कौन लकी रहेगा कौन नहीं। डोंट डू दिस। उस टाइम पे जरूर मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं शेयर कर पाता, बट अगर अभी मैं देखता हूँ कि हाँ, अभी ये चीज एक ट्रेंड बन चुकी है, एक प्रैक्टिस में आ चुकी है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स बन रहे हैं, तो हम अपने आसपास एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं हीलिंग कम्युनिटी का, जैसे मैंने बोला। तो आई एम श्योर कि अभी अगर आप आसपास किसी को अप्रोच करेंगे, जो काउंसलर्स हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ट्राई अप्रोचिंग देम। आई एम 110% श्योर कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे, यू विल फील मच बेटर, यू विल फाइंड अ सोल्यूशन। That's what I do, that's what my juniors do. कई बार मेरे जूनियर्स मुझे सुसाइडल थॉट्स का बोलते हुए कॉल लगाते हैं। जब अभी SSR का केस हुआ तो मुझे, you won't believe, on the very same day I got a call from 5 of my juniors. All of them had suicide on their mind. And कई बार ऐसे मेरे एक्सपीरियंस है कि मैंने जस्ट उनसे बात करी है, शेयर किया है, एंड कभी कभी मैंने प्रोफेशनल काउंसलर्स का भी उन्हें रेफरेंस दिया है, पर कहीं ना कहीं वो शेयर करने के बाद थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। इट इज जस्ट दैट वो उस समय जो फील कर रहे होते हैं, उन्हें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा
रिलैक्सेशन, थोड़ा फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ लव, वो चाहिए होता है, वो उन्हें मिल जाती है, उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, दे आर सॉर्टेड. सो आई बिलीव दैट जस्ट बी देयर फॉर समवन and don't let yourself suffer. Be a helping hand. That would be the best advice. And first of all, be your own supporter and your own friend. Yes, Okay. absolutely. Thank you so much for being there. That was such a motivational story. Now, over to the next speaker, that is Miss Sana Khan and Muskan. Thank you. Hello, Sana. Hi. Unmute yourself, Sana. Like your video, like you are muted. Yeah. Yeah, Sorry. Okay. that's okay. Yeah. Hi. So I would like to tell the viewers that Sana is a master student. She has been doing some amazing social work since past 2 years, and even in this COVID-19 situation, she has always take a foot front, and she has actually helped the migrant laborer. She has been working on the field. So I would think that it would be a great thing for all of us to hear about their condition and how it actually impacted you and your mental health and as well as theirs. So, Sana, can you please tell us something about your experience? First of all, thank you to Atman, Nadan, Muskan, and everyone for giving me this wonderful opportunity. Uh, I don't know where to begin from, क्योंकि इतनी हार्टफेल्ट कंडीशंस डायरेक्टली देखना बहुत ज़्यादा बुरा असर करती हैं. एंड मेरा बिगनिंग हुई थी सोशल एक्टिविज्म में लास्ट ईयर, जब CA/NRC का प्रोटेस्ट एकदम राइज पे था. सो वी यूज्ड टू यू नो collect youth to an area, have a discussion, and हम लोगों का कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ चलता रहता था. एंड जितनी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी, जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस थी, पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशोलॉजिकल सिनेरियो, साइकोलॉजिकल सिनेरियो, जिस तरीके के हालात अभी देश में चल रहे हैं, वो हालात डायरेक्टली अफेक्ट करते ही थे मुझे लास्ट ईयर से, जब से मैं एक्टिविज्म में आई हूँ. देन द लॉकडाउन हैपेंड, सब कुछ बंद करना पड़ा. एंड क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी बस्तियों में वर्क कर रहे थे, एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड थे जो कि गांव और बस्तियों में अलग अलग तरीके से वर्क करते थे. तो वो लोग के जब हालात देखे, जब वो लोग हम लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, यू नो जितने गरीब लोग तो अफेक्ट हुए हैं, बट जो मिडिल क्लास था, जो कह नहीं सकता था, वो जब कांटेक्ट में आया, दैट वाज रियली द वर्स्ट सिनेरियो द कंट्री कुड हैव फेस्ड. उसके बाद हम लोगों का जर्नी चालू हुआ कोविड में रिलीफ वर्क के दौरान, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड थे जो कि ऑन फील्ड कुछ ना कुछ उनका वर्क चलता रहता था. तो उन्हीं सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करके एंड देन वी बिगैन आवर रिलीफ वर्क. हमारे घर में भी एक कम्युनिटी किचन चलता था, एंड मेरी मम्मी उसे ऑपरेट करती थी. तो धीरे धीरे करके फूड डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ. एंड क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थी, तो मुझे परमिशन मिलना ना के बराबर थी. लाइक सारी रिस्ट्रिक्शंस उसी वक्त लगनी थी जब ऑन फील्ड सबसे ज़्यादा काम था. अब Exactly. धीरे धीरे करके कैसे भी कन्विंस किया. मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है. मतलब वो ऐसा है ना कि उन्हें कोई भी देखे जो कि हेल्प के लिए उत्सुक है, किसी भी तरीके का नीडी पर्सन है, वो पूरी जान लगा देती हैं उसकी मदद करवाने में. तो धीरे धीरे करके हम लोगों का वर्क चालू हुआ, एंड हम लोग फील्ड पर आए. देन माइग्रेंट्स का फिर पलायन चालू होने लगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक. हम लोगों का मौका ये हुआ कि हम जब गांव जा रहे थे, तो हमारे गांव की ही गांव पड़ता है विदिशा हाईवे पर. तो गांव के जब हम लोगों ने रास्ते में देखे, तो लाइक ये सारी सिचुएशन न्यूज वालों ने कवर नहीं करी थी.
आपको याद होगा कि मीडिया कवर कुछ और ही चीजें, कम्युनल हेट्रेड ज्यादा कवर कर रहे थे rather than जो एग्जैक्टली। एक्चुअल सिनेरियो था। तो जब देखा कि भाई मतलब ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, धीरे रुक कर बात करी, पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, वो भी पैदल, झोला टांगे हुए। तो कह रहे दीदी हम वो जा रहे हैं, मुंबई से हम जा रहे हैं यूपी। मैंने कहा इतना इतना आप यूपी तक पैदल जा रहे हो? कह रहे हाँ दीदी क्या करें, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। और मैंने कहा इतनी सारी नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं गवर्नमेंट की, और बाकी सारी आपको मदद नहीं मिली कहीं से? या नहीं दीदी मतलब मदद क्या, मतलब हम लोग तो इंतजार करते रहे, हम इस फैक्ट्री में काम करते थे। और वो मतलब कुछ लोग लिटरली, कुछ लोग भोपाल के बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करते थे, और वो तक मिले हैं हमें। अ, उन्होंने जब बताया कि हम इस रेस्टोरेंट में हम ये वेटर थे, तो हम लोगों को सही में शॉक्ड थे कि यार मतलब इतना बड़ा रेस्टोरेंट क्या अपने वेटर्स को कुछ महीने के लिए पैसे नहीं दे सकता? भाई मतलब बड़ी बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स, बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी कंपनीज, जब पता चला कि इस तरीके से बेचारे लोग काम करते थे, एंड एक एक करके सबको जॉब से निकाल दिया। मुस्कान, आप सोच सकती हो कि अपन नंगे पैर रोड पे कुछ वक्त चलने में पैर पे जलन होने लगती है, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है? अब हम अपनी फैमिली के साथ हैं, हमारी फैमिली में छोटी सी बच्ची है, ठीक है? वो बच्ची के पैर में चप्पल तक नहीं। वाह। उसके बाद उसके बाद पानी कहाँ रुक रुक के जो भी पानी मिलता है कहीं वॉशरूम्स में या कहीं पे भी, तो वो पानी मिल तो जाता था, बाकी और कुछ नहीं। एक ट्रक में देखा तो एक प्रेग्नेंट औरत थी, वो ट्रक रुका एकदम बीच में, एंड वो औरत उतरी और उसने एकदम वॉमिट करना चालू कर दिया। फिर उसे जाके पूछा दीदी क्या हुआ, तो बताया लोगों ने कि भाई ये प्रेग्नेंट हैं और इन्हें घबराहट हो रही। उस ट्रक में कितने लोग थे? 40, 40 लोग, ठीक है? चलो ट्रक तो छोड़ो, एक छोटा ऑटो जो होता है, जो लोडिंग ऑटो होता है, जिसमें अपना कुछ ना कुछ सामान जाता है भर के, फर्नीचर या सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो उस छोटे से लोडिंग ऑटो में कोई छत नहीं, कुछ रूफ नहीं, ठीक है? उसमें तक 40 लोग थे। एंड हम लोगों की हालत बिगड़ गई कि भाई आप लोग सफर कर कैसे रहे हो? तो दीदी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास कोई एक इकलौता ऑप्शन नहीं है। तो पहले तो जब हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग चालू हुए थे माइग्रेंट्स का, तो पैदल जाते थे लोग, ठीक है? हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि ट्रक्स वाले रोक के इन्हें बैठा लें, बट ट्रक्स वालों को परमिशन नहीं थी उस दौरान। धीरे एग्जैक्टली। धीरे या करके धीरे धीरे करके जब परमिशंस मिली, तो ट्रक वालों ने भी बिठाना चालू किया। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई ऑटोज निकल रहे हैं मुंबई से, एंड सब यूपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर माइग्रेंट्स हमारे मुंबई में रहते हैं और जाते हैं, उनका होम टाउन यूपी ही है। और या सब ये छोटे छोटे भाई, या छोटे छोटे एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ काम करने वाले, जिनका जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनकी कैटेगरीज भी बहुत सारी रहती हैं। अब अब इंसान अपनी पूरी फैमिली के साथ साइकिल से जा रहा है, ट्रक से जा रहा है, ऑटो से जा रहा है, एंड उनके ट्रक का किराया नॉर्मल भी नहीं, एक एक इंसान के लिए 5-5 हजार से ज्यादा था, ठीक है? वो बेचारी जितनी भी सेविंग उन्होंने करी भी होंगी ना, क्योंकि लंबा सफर था, ट्रक वाले भी ऑफ कोर्स डिमांड तो करेंगे, बट ट्रक वालों ने भी अच्छे से कमाया, और बेचारे जिनके पास प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम तो रही रही। धीरे धीरे करके और भी ग्रुप्स आके जुड़े। पहले तो मैं और अम्मी चालू हुए, फिर हमारे जो दोस्त हैं, हमारे और ग्रुप मेंबर्स हैं, मेरा सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप है परिंदे, तो उसके कुछ कुछ मेंबर्स हैं, वो जुड़े, सब लोग आए ऑन फील्ड। तो देखा तो मतलब ऐसा था कि यार क्या है, कुछ कुछ नहीं हो रहा, ना कवरेज मिल रहा, ना कुछ नहीं। देन सबसे बुरी चीज ये लगती थी कि ऑनलाइन जिस तरीके के डिबेट्स होते थे, कि भाई ध्यान होगा जब जब वो मजदूर ट्रेन के नीचे आए थे, और ट्रेन वो मारे गए थे, तो एग्जैक्टली। मतलब लोगों में किस तरीके के लोग हैं कि मतलब उसमें भी जज कर रहे हैं कि भाई आपको ट्रेन की पटरी पे सोने की क्या तुक थी?
मुझे ही लगता था, मैं किसी भी डिबेट्स में उलझी नहीं हूँ ऑनलाइन, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। बट फिर मुझे लगता था कि यार आप ऑन फील्ड आके देखो, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप जब Sana, तक can ऑन you फील्ड, like throw some light on the like mental health effects that it created upon you? Like the direct things you have told us that they were going through such a plight. So like how it affected you? Like you were working directly with them. मुस्कान, हम लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। तुम, Yeah. मैं, कोई भी, हम लोगों से जितने लोग कनेक्टेड हैं, हमारी सर पे छत है, हमें 2 वक्त 3 4 वक्त का खाना मिल रहा है, हमारे पास पंखा है, हम बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, हमें एजुकेशन मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, हम बोल पा रहे हैं, अपनी आवाज पहुंचा पा रहे हैं। जब मैं उनसे मिली थी, मुझे लगता था कि यार इन लोगों की आवाज नहीं है, इनकी कोई आवाज नहीं है, क्योंकि इन ये जो कि लोग हम हमारा खाना ये लोग बनाते हैं, हमारी जिस बिस्तर पे हम बैठे हैं, जिस जो छत बनी है, वो डायरेक्ट सीधा वो जो कारीगर है, जो मजदूर है, उसने करी है। अब जब ये देखते हैं, जब आप उनसे मिलो, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि यार जितना भी प्रिविलेज्ड है हम उनके उनकी मेहनत से हम इतने प्रिविलेज्ड हुए हैं। और Yeah. फिर उसका मुझे बहुत गिल्ट होता था कि यार मतलब खुदा ने मुझे इतनी ज्यादा रहमत क्यों अता करी। मतलब थैंकफुल रहते हैं हम ऑब्वियसली, बट मतलब हमें क्यों दी और उन्हें क्यों नहीं दी, ये हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं खुद से, अपने अपने गॉड से, कि ये। और फिर इस पैंडेमिक के दौरान जब सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी है कि लोग उन्हें रिश्ते तोड़ तोड़ रहे हैं, लोग मिलना ही नहीं पसंद करते, किसी के यहाँ डेथ भी हो रही है, तो भी बेचारों को डर लगता है कि अब नहीं। उस दौरान जब हमने देखा कि यार यहाँ पे सोशल डिस्टेंस, कोरोना जाए भाड़ में, यहाँ ये लोग बेचारे घर पहुंच जाए, उन्हें रास्ते में खाना मिल जाए, वो बहुत बड़ी चीज है। Yeah, I feel that everybody like who is privileged enough to have like food, like clean food, water and everything, and they are walking barefoot on these roads and everything. It is such a like it is a scary thing in a way. Like we cannot even imagine our lives like that, and they that was the reality of their own lives. So हमसे कोई that बोले कि टू व्हीलर पे आप एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाओ, हम टू व्हीलर का भी मना कर देंगे। exactly हम एक नॉर्मल बस का भी मना कर देंगे, फॉरगेट अबाउट एसी। ठीक है, एक नॉर्मल बस का भी मना कर देंगे कि यार इतनी गर्मी में हम कैसे एक बिना एसी की, बिना फैन वाली बस में हम कैसे, या हम एक ऑटो में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन यही है कि लोगों को एहसास नहीं है इस चीज का। ये एहसास होना बहुत जरूरी है, तभी आप थैंकफुल रहोगे। एक थैंकफुलनेस बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में मेंटेन करने के लिए, कि हमें हमें हर एक चीज का ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है, yeah. और ये And लोगों को नहीं मिलती। exactly. And in this pandemic situation, everybody has been socially isolated. Like we are with our families, but still there is still a tension. There is a fear inside all of us that what we are gonna do, even if we are staying inside our homes. And like their plight was such big, and it is really commendable that you actually like did some great work in this area, because even if somebody will ask me to step out of my home, I would be very scared. I would think twice thrice about like even stepping my like to go to buy a basic necessity. And I am very privileged for that, and that is such a great work. So ऑफ कोर्स, मतलब लॉकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी भी है। अब जब लॉकडाउन ओपन exactly. हो गया तो उससे ज्यादा जरूरी है। बट जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को ये हैंडल करना चाहिए था, जिस तरीके की मौतें हुई हैं माइग्रेंट्स की, जिस तरीके के लोग अफेक्ट हुए हैं, यार हम लोग तो बहुत, फिर भी बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम लोग का, मतलब इवन तो हमारे पेरेंट्स की जॉब नहीं रही, या किसी भी तरीके से उनका काम बंद हुआ है, फिर भी हमारे पास इतनी सेविंग्स थी कि हमारा पूरा ये गुजर गया वक्त। लेकिन Yeah. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 वक्त के खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर ये एग्जीक्यूट ढंग से होता तो ये इट 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 कुड हैव डन वंडर्स।
Yeah, actually, I feel there were actually some communities who were working like directly with these cause. Like my father is also associated with these community kitchens, so he also provided foods to these migrant laborers and workers. And I feel like these were the very little things that we were actually doing for them. And like if we actually look at their plight, so that is not even covering 1% of their suffering. And still I would say like the saying will go the same, that we cannot help everyone, but everyone can help someone. So Of course. yeah. Although, So although, yes, yeah, you can continue. yeah, although, right to food जो हम लोगों के लिए एक हर एक इंडियन के लिए कंपल्सन रहता है, उसमें ये रहता है, उसमें ये भी एक एक एस्पेक्ट है। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अगर आप किसी को खाना भी दे रहे हो तो उसमें इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। ये Exactly. बहुत बड़ी चीज थी कि ऐसा नहीं है कि आपने आपने दे दिया और आपने वो होता है ना, छोड़ दिया कि भाई मतलब हमने हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। आपने कुछ भी नहीं किया है, बस आप थोड़ी-सी आपने मदद करी है। सबसे बड़ी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ आप पहुँचा सकते हो लोगों तक, उनका मैसेज पहुँचा सकते हो। Hi, hi Yes. Sana. And there were हेलो actually, मैम। Yeah, hi Muskan. hello ma'am. Sana, I have a question. I have a question. यस मैम। That you have been into this student life और ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से देखी हैं. So, what do you think? What is your concept of mental health? How do you see it? कैसे आप उसको देखते हो? What is your vision of the world towards, कैसा देखना चाहते हो? As a, I want to know as a youth आप कैसे देखते हो उसको? Yeah. मैम बस ये है कि प्रॉब्लम्स तो कंसिस्टेंट हैं जिंदगी के साथ, जिंदगी का एक दूसरा नाम ही एक प्रॉब्लम है। बट ये है कि हर एक पल में थोड़ा सुकून होना चाहिए। आप बैलेंस बना सको, मतलब गलत और बुरी चीजों के बीच में आप अपनी जिंदगी के साथ थोड़ा सा बैलेंस बना सको कि अगर आप किसी ट्रॉमेटिक चीज से अफेक्ट भी हो रहे हो तो बस एक निकलने की एक होप हो। लोग लोग और वो लोग ही प्रोवाइड कर सकते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्योंकि डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो और मुझे अगर सपोर्ट नहीं किया किसी ने, जैसे सिद्धार्थ ने अपनी स्टोरी बताई थी किस तरीके से बुली करते थे कि इवन उसको अपने खुद के कैंपेनिंग उसे खुद करनी पड़ती थी। तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हम काबिल भी नहीं हैं, फिर भी हमें थोड़ा-सा एक एनकरेजमेंट होना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में थोड़ी-सी एक खुशी, थोड़ी-सी एक होप है कि हम आगे वाले चैलेंजेस फेस कर सकें। या सो जब तुमने स्टार्ट किया तो काफी हमारी शुरुआत में जब आप मजदूरों से जुड़ी हाईवे पे गए एंड योर मॉम यू ऑल पीपल इनिशिएटेड दिस, तो हाउ डू यू गॉट इंस्पायर्ड बाय मॉम, लाइक उनके क्या क्वालिटीज हैं देखा तुमने कि हाँ ये मुझे करना है, एंड दोनों ने मिलके हाउ डिड यू बॉट दिस कंसेप्ट, वहां गए एंड लाइक हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड? मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गिविंग है, मतलब उनको दूसरों का दर्द बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। वो बिल्कुल पहली फुर्सत में कि नहीं मुझे तो हेल्प करनी है, फिर चाहे वो बीच रोड हो, फिर चाहे वो कोई सी अंदर वाली झुग्गी बस्ती हो। तो मेरी बहुत लड़ाई होती थी उनसे इस बात की कि अम्मी ऐसा नहीं होता, हर इंसान की अपन मदद नहीं कर सकते, एक लिमिटेशंस होती हैं। बट फिर जब मैंने देखा कि उनको इस चीज से खुशी मिलती है। मैम जैसे मेरे फादर की लास्ट ईयर ये डेथ हुई है एंड मैंने ये चीज एक देखी थी कि उनका एक सुकून था किसी की हेल्प करने में। तो उन्होंने इन सारी चीजों के दौरान वो सुकून पाया कि अगर उन्हें एक छोटी सी किसी को इंसान करने से उन्हें खुशी मिल रही है तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने फिर यही यही चीज मुझे भी इंस्पायर करी कि आप जब दूसरों का करते हो तो आपको भी वो इंटरनल हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिलती है। So you are looking for internal happiness. That's what हम कह सकते यस हैं, या मैम। तो सना व्हेन यू वर देयर, आप हाईवे पे इस तरह यू वर देयर और बहुत सारे और लाइक आई हैव सीन यू वर्किंग हार्ड,
तो वहां पे कैसे और कितने और लोग आपको देख के इंस्पायर होके वहां आए, कैसे वहां ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे थे? बिकॉज शुरू में तो आप शायद अकेले थे वहां पे, फिर शायद यूनिसेफ आया, WHO, एंड धीरे 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 नॉर्मल जो रेसिडेंट्स हैं आसपास के वो आने लगे, मिशनरी वाज देयर. सो आप लाइक इफ यू कैन टेल लिटिल अबाउट दैट. या तो मैम जैसे मैंने बताया था कि हम लोग के गांव के रास्ते में ही वो हाईवे पड़ता है, तो अम्मी ने सबसे पहले स्पॉट किया था। फिर अम्मी ने सोच लिया था कि भाई उस वक्त, अच्छा हाँ, रमजान भी चल रहे थे और मेरा और अम्मी का दोनों का रोजा रहता ही था। तो रात में हम लोग वैसे भी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के सहरी करनी होती थी, तो सहरी के जस्ट बाद खाना बना के हम लोग को निकलना ही होता था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे 12 से 1 बजे तक रहते थे और बहुत खतरनाक धूप हो जाती थी, इतना कि पूरी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करती थी, और फिर रोजा उसके साथ। तो वो तो पूरा फिजिकली भी बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। देन धीरे धीरे जब मैं एक ग्रुप से कनेक्टेड हूँ, एक कोएलिशन ग्रुप है, वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, जो है भोपाल जनसंपर्क समूह। तो राइट राइट, दे आर उन्हीं डूइंग के गुड. साथ या तो वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एका, BGVS, एडवा, सबका एक कोएलिशन ग्रुप है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं वहाँ पे, एंड आप लोगों को सही में आना चाहिए, और इन लोग को लाइक हेल्प करने के साथ साथ हमें डॉक्यूमेंटेशन से हम लोगों को फोटोज वीडियोस बना के वायरल भी करनी चाहिए। जैसे जैसे वो चीज वायरल हुई, देन और लोगों तक पहुंची सोशल मीडिया के थ्रू, एंड फॉर्चुनेटली NDTV ने हम लोगों को कवर किया। देन NDTV का कवर करना बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि वो भोपाल का एक इंस्पिरेशनल, उन्होंने अम्मी को उस तरीके से कवर किया, तो वो न्यूज बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड वायरल हुई। एंड उसके वायरल होते ही सेकेंड या थर्ड डे वहां पे 20 से ज्यादा ग्रुप्स थे, जो कि वाह रोड के हर एक साइड पे खड़े हुए थे। और वहां वाह. पे ऐसा नहीं था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई सोशल वर्कर्स हो, वहां पे हर तरीके के लोग थे। वहां पे RSS भी थी, वहां पे कांग्रेस के भी कुछ लोग थे, वहां पे बाकी जो प्राइवेट मतलब प्राइवेट बिल्डर्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप्स है अलग अलग, एंड फिर ऑर्गेनाइजेशंस, मिशनरीज, धीरे धीरे करके सब आते गए। WHO ने के थ्रू, जैसे एका से मैं कनेक्टेड हूँ, तो उन मैम ने WHO के थ्रू मेडिसिन और ये सारी चीजें, जितनी भी फर्स्ट एड किट्स थे, वो पहुंचवाए थे। तो ऐसे बहुत से केसेस होते थे जहाँ पे किसी के पैर पूरे छिले हुए होते थे, बैक के स्ट्रैप से उनसे उनका कंधा छिला हुआ होता था, तो वो सारी ड्रेसिंग भी हम लोग करते थे। तो ऐसे करते करते लोगों ने खाने के साथ साथ सैंडल्स भी लेकर आए, कपड़े भी लेकर आए, जितनी भी एसेंशियल चीजें थी वो सब लेकर आए। सना, एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है. I Yes. hope it's up to you. How will you answer it? See, you have gone through so much of, you can say a life, a stress, or more than that, I will say. आपने बहुत unexpected चीज अपनी आंखों के सामने देखी, है ना? You were not at all prepared. तो what do you think? आपके coping mechanism, आपके coping करने के स्टाइल में कोई चेंज आया? Did you notice कि ये सारी चीजें देख के आप quick decision, like how you dealt it, or initially what was the journey? Yeah. मैम पहले ऐसा रहता था कि क्योंकि मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन इतना नहीं था किसी भी गांव वाले के साथ, या थोड़ा जो भी, मतलब क्योंकि मैं एक अर्बन साइड पे हूँ, मैं रूरल साइड, मेरा इतना इतना कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ था। जैसे Mhm. जैसे मैं उन लोगों से मिली, तो फिर ये लगा कि किस तरीके से हम और हमारी और उनकी जर्नी सेम है। तो जो मेरे दिमाग में जो जजमेंट था कि हम उच्च जाति, वो नीच जाति, ये सारा एक ही बार में टूट गया कि Mm. यहाँ पे तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। यहाँ पे हम सही में हम एक खून है, हम एक इंसान है, irrelevant of what gender, class, religion they belong to. तो coping mechanism मैम मेरा ये था कि बस मिलकर बात करना। वो चीज अफेक्ट जरूर करती थी, मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती थी, क्योंकि लाइक एंड ऑफ द डे
एग्जॉस्ट हो जाता था माइंड। आप एज ए साइकोलॉजिस्ट जब भी आप काउंसलिंग भी करती होगी तो यू नीडेड दैट, यू नो, एंड ऑफ द डे आप अपने साथ रहना चाहती हो। सो या तो मतलब यही था कि बस मिलें एंड जर्नी जाने, स्टोरी शेयर करें, कुछ पल बात करें एंड बस दैट्स इट। मैम म्यूट है आपका। Yeah, just a sec. Sana, I think so you have inspired all of us. And I think so Siddharth is there. Okay, Siddharth, can you join us, please? Are you there? Siddharth is with us. Muskan, he's with us. Because I think, yeah. Yeah. Siddharth, please join us. He has something to tell us. I think so. He Okay. can tell us something. Yeah. कुछ प्यारी सी पोइट्री जरूर होगी। So Sana, see, you have, बहुत सारी चीजें हैं, इंसान का जो coping mechanism होता है, we can, Siddharth, you can come with us, yeah. जो coping mechanism होता है, वो इस टाइम में बदलते हुए हमने देखा, हमने बदलते हुए देखा, हमने समय के साथ चीजों को बदलते हुए देखा और इससे काफी कुछ सीखा है हम लोगों ने। So Siddharth, over to you. I think so you आप पोएट्री बहुत अच्छी बोलते हैं, तो over to you, Siddharth. Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah. Yes, Sanadi ने एकदम सही guess किया. I have a poem to share with you. Hardly 15 minutes are left, and I'll just use my three Siddharth, of we have my 10 minutes. minutes. We have 10 minutes with us. Three of my minutes. And just before beginning, ma'am, एक छोटी सी आधे 30 second की बात. I would just want to thank Sonam ma'am because she's there. She's right now. I still remember 2018 ma'am. I was not at all confident to share my story with everyone, but she was the one who motivated me, and she was the one who has constantly, given me chances to come forward with my story, help myself and others. So thank you so much, Sonam ma'am, for all that you do for me and various other students. And yes, so the poem is all about how you can be a helping hand, and इसका मैंने टाइटल शीर्षक रखा है तुम बस मुझे बता देना. And here it goes. अगर तुम थक जाओ तो तुम बस मुझे बता देना. अगर तुम थक जाओ मजाक उड़ाने वालों की भरी क्लास से उठ के भाग जाओ, अकेलेपन से जो तुम कभी हार जाओ, जो किसी रात तुम रोते रोते सो जाओ, तो तुम बस मुझे बता देना. जो बोलते हैं वो बोलेंगे, तुम्हें मार्क्स के तराजू में तोलेंगे. तुम उन किताबों के वजन से दब ना जाना, जर्द से पन्नों पर अपने कीमती आंसू ना बहाना. तुम बस मुझे बता देना. जो कभी तुम्हारे पापा तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दे, जो कभी तुम्हारी माँ तुम्हें नालायक कह के ही फटकार दें, जो कभी तुम्हारे टीचर गुड फॉर नथिंग कह के तुम्हें टाल दें, जो कभी तुम्हारे दोस्त तुम्हें कमजोर समझ के घायल कर दें, तब खुद को अकेला समझकर किसी खत पे अपनी मौत का फरमान मत लिखना. अगर तुम थक जाओ तो तुम बस मुझे बता देना. जो तुम एग्जाम की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाओ, जो तुम 90% ना ला पाओ, जो तुम 3-3 घंटे बैठ के ना पढ़ पाओ, जो तुम छोटे छोटे सवालों के बड़े बड़े जवाब ना लिख पाओ, जो तुम फेल होने के बाद टूट कर बिखर जाओ, तो तुम बस मुझे गले से लगा लेना. तुम बस मुझे बता देना. तुम बस मुझे बता देना. So this was the poem. And so that's very touching, very touching. And मैम लास्टली मैं बस एक और चीज कहना चाहूंगा. मैंने अपने शुरुआत के मैं जो भी फीलिंग्स बताई उसमें मैंने पेरेंट्स के बारे में काफी मेंशन किया. आई वांट टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट. वंस आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग सम चेंज 11th के बाद, माय ग्रेटेस्ट अलाई, माय ग्रेटेस्ट सपोर्ट वो माय पेरेंट्स. क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स का साथ नहीं होता तो मैं फिर डेवलप नहीं कर पाता. सो दैट वाज अ फेस कि 9th-10th में पेरेंट्स का थोड़ा मुझे गलत परसेप्शन मिला, बट 11th-12th के बाद आई रियलाइज दे आर द रियल हीरोज ऑफ लाइफ.
सो जस्ट टू मेक श्योर कि कोई गलत मैसेज ना जाए कि मैंने पेरेंट्स के बारे में मेंशन किया, दैट वाज अ फेस, बट टुडे व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज. Siddharth, I have a question from you. See, Yes, ma'am. you realized it later हाँ मैम. कि ये चीजें मैंने सोची थी. अब हाँ. you are in that journey. So Yes, ma'am. obviously ये expression तो आएगा. उस टाइम उस एज में शायद समझ नहीं आया होगा. What do you think? मैम बिल्कुल समझ में नहीं आया था. उस टाइम मुझे लगा था कि माय पेरेंट्स आर माय एनिमीज, क्योंकि वो मुझे चिल्लाया करते थे, समझ नहीं पा रहे थे, वो परेशान थे कि ये पढ़ाई में कुछ नहीं कर पा रहा. बट मैम जैसे ही उन्हें पता चला कि हाँ देयर आर अदर एक्टिविटीज जिसमें ये अच्छा कर सकता है, तब उन्होंने कभी भी मुझे लिमिटेड नहीं किया. 11th 12th में उन्होंने बोला बेटा तुम्हें जो करना है करो. उन्हें समझ में आई ये बात कि ये एक एवरेज स्कोरर है, तो ये 60 या 70% भी ले आएगा तो वो हम खुश हो जाएंगे. उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया. एंड देन जो मैं एक्टिविटीज कर रहा था उन्होंने मुझे मना नहीं किया. उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हें इंटरेस्ट है तो करो. आज भी आई एम डन विद माई ग्रेजुएशन, दे आर नॉट फोर्सिंग मी कि तुम ये करो वो करो. पापा कहते हैं तुम्हारा जो मन है बेटा वो करो. सो आई बिलीव वो जो चेंज हुआ, मुझे लगता था ये मेरे दुश्मन है. और 11th के बाद जब मैंने उन्हें समझना चालू किया थोड़ा, बिकॉज मैम जनरेशन गैप रहता है तो कभी वो हमें समझ नहीं पाते, कभी हम उन्हें समझ नहीं पाते, एंड दैट इज ऑल राइट. उसके बाद भी आप थोड़ा अगर जॉली बिहेवियर करें, थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करें, कुछ चीज को इग्नोर कर दें, तो मैम दैट हेल्प्स अ लॉट, एंड दैट्स हाउ इट प्रूव टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर मी. Yeah, you have so many experience to share. I think so 3 of you, आप अपने अपना बताएंगे तो we need a whole day, one more, young, बिल्कुल सब कुछ stories बताने के. There are a lot of things. So Siddharth, like Sana and Siddharth, we have few minutes left with us. So like I would like that finally, what do you want to convey to this to the whole world, a message from your side, both of you. Yeah. सनादी आप पहले. ओके या थैंक यू. सो अभी हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. अपनी एक इकलौती कंट्री में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को अपने माइंड पे ना अफेक्ट करते हुए आप एक ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त. हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखें, और हम एक्सटर्नल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, बस अफेक्ट ना होने दे माइंड को, एंड एक दूसरे का सपोर्ट बने, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. Right, absolutely. Siddharth, if you can share a poem in the last, I will be really happy. And मेरे तो लालच ही खत्म नहीं होगी तुम्हारे साथ में. मैम एक प्रॉपर सेशन होना चाहिए. मैम पोएम्स तो अब बाकी फिर अलग अलग टॉपिक्स. Your message in a poem. I will add 2 things. Your message in a poem. Yeah. जरूर मैसेज मैं यही कहना चाहूंगा मैम. ऑल ऑफ अस नीड टू बी केयरिंग नाउ, because ma'am the world needs us, need the people who care, need the people who are real life heroes. And ma'am I would just like to acknowledge everyone who's a part of Manathon, who are behind the screens right now, जो groups पे हैं, जो coordinate कर रहे हैं, everyone, each of them is a hero, because they have set it up, all the speakers, counselors, everyone, students. So I believe हमारे जैसे लोगों की और जरूरत है, ताकि वो और केयर करें दूसरों के बारे में, अपने आसपास वालों के बारे में, ताकि सोसाइटी उस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो, एंड कोई भी इंसान अकेला ना छूटे. ही मस्ट बी हैविंग समवन जिससे वो अपनी फीलिंग्स बांट सके, दर्द बांट सके, हेल्प कर सके. हेल्प के लिए हमेशा हर टाइम 24 घंटे रेडी रहे. ऐसा रहेगा तो एक दिन वी विल बी एबल टू अचीव द कंसेप्ट ऑफ हीलिंग कम्युनिटी, एंड होपफुली ऐसी शिकायतें, ऐसे दर्द, ऐसे किस्से और नहीं सुनने मिलेंगे अबाउट डिप्रेशन, अबाउट सुसाइड्स, अबाउट सफरिंग्स एंड सो अब इसके बाद अगर मैं कविता का सोचूं तो मैम देयर वाज one poem about, I had written this with reference to the women in our lives, जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है, हमारी लाइफ को हैप्पी बनाती हैं. That is one such I have on my mind, तो मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगा. And this poem is all about कि आप फिजिकल चीजों को इग्नोर करके सोल को देखें, एंड आपका सोल क्या कहता है हर एक फीमेल के बारे में जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है. सो इसका टाइटल है तुम बेहद खूबसूरत हो. इट्स अ स्मॉल शॉर्ट पोएम एंड इट गोज लाइक,
तुम शीतल सी हो धार कोई, तुम सुंदरता की मूरत हो, तुम हो एक हसीन ख्वाब कोई, तुम जैसी भी हो बेहद खूबसूरत हो। तुम बचपन का इतवार कोई, तुम दुआओं का एक दरिया हो, तुम हो एक नखरा बेबाक कोई, तुम जैसी भी हो बेहद खूबसूरत हो। तुम दुनिया की हो अच्छाई कोई, तुम एक अजीब सी कोई खामी हो, तुम हो सावन की एक बरसात कोई, तुम जैसी भी हो बेहद खूबसूरत हो, बेहद खूबसूरत। दिस इज फॉर एवरी मदर, वुमेन, पार्टनर इन लाइफ, इन योर लाइफ, कि तुम जैसी भी हो तुम बेहद खूबसूरत हो। दैट्स इट। Thank you, Siddharth Thank and you, Sana, for Siddharth. wonderful message. Wonderful message. And I have a lot of memories with you people because Sana, I have seen, you work in college like, wow, I will say a powerhouse in the college. And Yeah. I have seen Siddharth. We have a support group in that, जो बच्चे थोड़ा सा low feel करते हैं या बात नहीं कर पाते. One fine day I remember मैंने सिद्धार्थ का नंबर दिया उस बच्चे को जिसे सिद्धार्थ जानता भी नहीं है. And you मौलिक won't मौलिक believe, yeah, in one day, उसका रिप्लाई आता है मेरे पास में, कहते हैं सुनो मैम, व्हाट अ पर्सन. मेरे को एक दिन में रिलीफ हो गया. सी द एक्ट ऑफ काइंडनेस, अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस मैटर्स अ लॉट. आप चलो कितने ध्यान से सुन रहे हैं. मुझे लगता है सुनना, ध्यान देना, पेशेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ एक एज में ये थोड़ा सा हम लोग द बैलेंस इज लिटिल डिफरेंट, but you people are doing really great and lots of wishes, and there's so much to share, Siddharth. Still there's so much to share. इसके लिए So अलग से सेशन करेंगे। yeah, so Thank you thanks for so much, coming. ma'am. Yeah, इतनी thank you so अच्छी much. Thank you. opportunity हम लोग को दी, and थैंक यू thank you सो so मच। much all the psyche athletes. We love you and all the power to you all. All the Stay best for from more. थैंक Yeah, यू yeah. मुस्कान, ग्रेट जॉब बीइंग द मॉडरेटर्स। थैंक यू। thank you. Yes. Yeah, You're welcome. It was like both of these stories were very different, but I feel people will take something from both of these stories and they will relate and will be able to learn and cope more and more. They'll be able to respect their own feelings. They'll embrace their uniqueness. So that was such a great session with like both of you. thank you.